नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, यह सब आपको पता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ टॉपिक। आज का पहला टॉपिक ये है कि 3 मोर साइट इंडिया ने यूनेस्को टेंटिव लिस्ट में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए उनको नोटिफाई किया है कि इनको हम टेंटिव लिस्ट में डालेंगे। टेंटिव लिस्ट का मतलब है कि इन फ्यूचर में वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाएंगी। तो हमें उनके बारे में पढ़ने की आवश्यकता है कि वो 3 कौन सी लिस्ट है। पहला तो है वडनगर टाउन, गुजरात में है। दूसरा आपको देखने को मिलेगा टेम्पल, कौन सा, मोढेरा टेम्पल, वो भी गुजरात में देखने को मिलेगा, वडनगर में। और तीसरा आपको उनकोटी रिलीफ मतलब कि जो स्कल्पचर है वो आपको रॉक कट स्कल्पचर आपको देखने को मिलेगा त्रिपुरा में। तो तीनों चीजों को इनने क्या किया है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए टेंटिव लिस्ट में डाला है। तो आइए इनके बारे में हम पढ़ते हैं। पहली बात यह है कि वडनगर टाउन गुजरात में हमको देखने को मिलता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या है, होम टाउन है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें मल्टी कल्चरल मर्केंटाइल सेटलमेंट हमको देखने को मिलते हैं 8वीं सेंचुरी बीसी के। और इसमें एल शेप टाउन हमको, समिस्टा लेक हमको देखने को मिलेगी नॉर्थ ईस्टर्न एज में इस टाउन को, जैसा आप यहाँ पे पिक्चर में देख पा रहे हैं। इसके अलावा इसमें 2 मेजर इंसेंट ट्रेड रूट भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है। और काफी ये क्या है, सेंट्रल इंडिया का सिंध और नॉर्थ वेस्ट रीजन में कनेक्टेड पोर्ट को, मतलब कि जितने भी पोर्ट हैं उनको कनेक्टेड करते हैं गुजरात टू नॉर्थन इंडिया। इसके अलावा हिंटरलैंड पोर्ट है, वो सेंटर फॉर इंडस्ट्री के लिए, सेल्स के लिए, वीट्स के लिए, रिलीजियस सेंटर के लिए, टेंपल टाउन के लिए काफी महत्वपूर्ण चीज हमको देखने को मिलती है। वडनगर टाउन जो कि गुजरात में हमको देखने को मिलता है, इसलिए इसको यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए टेंटिव लिस्ट में डाला गया है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, मोढेरा का सन टेम्पल है। तो हमने मोढेरा का सन टेम्पल पहले भी डिस्कस किया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पे सोलर पैनल का यहाँ पे उद्घाटन किया था, तब हमने इसको भी डिस्कस किया। तो अब हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसको टेंटिव लिस्ट में डाला गया है, और भी ज्यादा इसके बारे में 3-4 इवेंट इस साल हो चुके हैं। तो इससे यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं हमको देखने को मिलती हैं। तो इसके बारे में हमको पढ़ने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना चाहिए कि किस नदी के, किस रिवर के किनारे हैं। आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने उठा के देखे होंगे। तो पिछली बार ही क्वेश्चन आया था, पिछले से पिछले बार, कि आपको जो एलिफेंटा केव है, जो अजंता की केव है, वो किस रिवर के किनारे हमको देखने को मिलती है। अगर आपको वो केवल एक ऑप्शन पता होता तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है। तो आपको सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोढेरा का सन टेम्पल है, वो रिवर पुष्पा पावती के रिवर के हमको लेफ्ट बैंक पे हमको देखने को मिलेगा। और ये पुष्पा पावती जो रिवर है वो रूपन रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी हमको देखने को मिलेगी। दूसरी बात इसके बारे में महत्वपूर्ण है कि 11th सेंचुरी में मारू गुरजारा आर्किटेक्चरल स्टाइल में हमको देखने को मिलता है, जो कि सोलंकी जो डायनेस्टी थी, सोलंकी जो शासनकाल था, उसके समय इसका निर्माण हमको देखने को मिलता है। इसमें आपको गर्भगृह देखने को मिलेगा, इसमें आपको गधा मंडपा देखने को मिलेगा, इसके बाद आपको असेंबली हॉल देखने को मिलेगा और कुंड देखने को मिलेंगे, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और जिसको कभी कभी बोल देते हैं रामा कुंडा। ठीक है। तो आप पिक्चर में देख पा रहे हैं कितना सुंदर आर्किटेक्चर है। हमारे भारतीय संस्कृति में आपको इस प्रकार से विभिन्न सुंदर आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और ये ब्राइट येलो सैंड स्टोन से बना हुआ है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। इसके लाइव सीज फिगर हमको बिलोंगिंग करते हैं कहां से, आदित्य से, लोकपाला से, देवी से। तो इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, जो आपको उनाकोटी में आपको एक रॉक रॉक कट आपको ये चीज देखने को मिलती है, वास्तुकला देखने को मिलती है। ये आपको जैसा काफी महत्वपूर्ण चीज है
त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगी, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। उन्नाकोटी का मतलब होता है 1 < करोड़, और इसमें आपको इंसेंट टाइम में शिवा वॉरशिप आपको देखने को मिलेगी 8वीं 9वीं सेंचुरी के आसपास। ठीक है, सॉरी। उसके बाद उन्नाकोटी क्लासिफाइड इनटू रॉक कट एंड इमेज, और जो लूजेस हमको जो वास्तुकला देखने को मिलती है उसमें आपको क्लासिफाइड आपको देखने को मिलेगा। तो ये चीज ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इस बात को आप नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। दूसरी बात, इसमें इस रीजन में आपको अशोका अष्टमी मेला आपको देखने को मिलेगा विद पार्ट ऑफ त्रिपुरा में। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, आपके लिए काफी महत्वपूर्ण चीज है, यहां से प्रश्न आपके लिए बन सकता है। ठीक है। तो आपको एक ध्यान रखेंगे, उन्नाकोटी रेंज आपको कहां देखने को मिलेगी, त्रिपुरा में। आपसे यहां से भी प्रश्न आपको देखने को बन सकता है। ठीक है। दूसरी बात, कुछ हम वर्ल्ड की हेरिटेज साइट पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपको ग्रेट हिमालय पार्क नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, नर्मदा देवी वैली ऑफ फ्लावर देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश में। फिर आप इधर आएंगे सिक्किम में तो आपको कंचनजंगा नेशनल पार्क मिलेगा, ये मिक्स वाली साइट है ओनली। फिर आपको इधर आसाम में आएंगे तो मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा, फिर आपको काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने को मिलेगा। और इधर आप पश्चिम बंगाल में आएंगे तो सुंदरबन नेशनल पार्क देखने को मिलेगा, बिहार में आपको नालंदा बोध गया देखने को मिलेगा, उड़ीसा में आपको सन टेम्पल कोणार्क देखने को मिलेगा, और इधर आप तमिलनाडु में आएंगे तो महाबलीपुरम चोला टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, और कर्नाटका में आप आएंगे तो आपको पट्टाडकल आपको इस टेम्पल देखने को मिलेंगे, हम्पी विजयनगर वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। और चर्चेस, और इधर आप महाराष्ट्र में आएंगे कन्वेंशन ऑफ, इधर आप गोवा में तो आपको कन्वेंशन ऑफ गोवा और चर्चेस आपको चीज देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में आप आएंगे तो एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, एलोरा केव, अजंता केव आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ से प्रश्न आ चुका है अजंता केव से। और जितने भी वर्ल्ड यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं तो आपको उनके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। तो आपका काम ये बनता है कि आप एक एक साइट को लेंगे और आपको एक पेज पे लिखेंगे कि उनके बारे में विशेष चीज क्या है, क्योंकि वहां से प्रश्न बनने की पूरी पूरी संभावनाएं रहती है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप गुजरात में जाएंगे तो आपको हिस्टोरिक सिटी आपको अहमदाबाद देखने को मिलेगी, रानी की बाव देखने को मिलेगी, चंपानर पावागढ़ आपको देखने को मिलेगा, आर्कोलॉजिकल पार्क। ठीक है। और राजस्थान में आपको जंतर मंदिर देखने को मिलेगा जयपुर में। ठीक है। केवला देव नेशनल पार्क देखने को मिलेगा। और इधर आपको 2 3 4 5 नंबर पे देखेंगे तो आपको कुछ हिल्स फोर्ट ऑफ राजस्थान इस लिस्ट में शामिल हैं, जैसे जैसलमेर फोर्ट है, रणथंभौर फोर्ट है, गुड़गांव फोर्ट है, और कुंभलगढ़ फोर्ट है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है। तो ये आपको राजस्थान के फोर्ट आपको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप चंडीगढ़ में जाएंगे तो कैपिटल कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली में आपको कुतुब कॉम्प्लेक्स, हुमायूं टॉम्ब, रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा, उत्तर प्रदेश में आगरा फोर्ट, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी आपको देखने को मिलेगा, मध्य प्रदेश में खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट देखने को मिलेगा, फिर आपको सांची, फिर आपको जो भीमबेटका की केव है, रॉक शेल्टर ऑफ भीमबेटका, तो ये भी चीज आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसके अतिरिक्त मध्य प्रदेश में 2 चीज और हैं, जिसको ग्वालियर ओरछा भी आपको यूनेस्को साइट में आपको देखने को मिलेंगे। किसी अदर जो लैंड स्केप प्रोजेक्ट है उसके अंतर्गत ग्वालियर ओरछा को शामिल किया गया है। ठीक है। इसके बाद आपको इधर और आएंगे तो आपको धौलावीरा गुजरात में भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी काफी चीजें महत्वपूर्ण है, आपसे यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। फिर आपके कुछ माउंटेन रेलवे भी हैं, जैसे कालका शिमला रेलवे है, ठीक है, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे है, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे है। तो ये सारी चीजें आपको कहाँ देखने को मिलेंगी, वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट में। फिर आपको वेस्टर्न घाट, आप इधर आएंगे तो वेस्टर्न घाट कहाँ से स्टार्ट होता है, गुजरात से महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु को कन्याकुमारी वाला पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको ये वेस्टर्न घाट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ से प्रश्न कई बार यूपीएससी ने यही पूछा था कि वेस्टर्न घाट केवल 5 राज्यों में है, तो देखो 1 2 3 गोवा, 4 कर्नाटका, 5 केरला और तमिलनाडु 6। तो अक्सर याद रखते हैं कि अगर कॉमन सेंस होगा तो आप तमिलनाडु नहीं लगाएंगे, लेकिन जिन्होंने पढ़ा होगा तो कन्याकुमारी तक आप बात समझेंगे तो वेस्टर्न घाट रहेगा। तो अक्सर एक 6 राज्यों में हमको देखने को मिलता है कौन, वेस्टर्न घाट का। आपको एक्सपेंशन कहाँ तक है,
महाराष्ट्र गुजरात से लेकर आपको तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक आपको इसका एक्सपेंशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सारी महत्वपूर्ण चीज है। यूनेस्को के बारे में पढ़ लेते हैं। यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका 1945 में फॉर्मेशन हुआ। पेरिस में इसको फ्रांस में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। एजुकेशन साइंस कल्चरल पीस ईटीसी की दिशा में क्या करते हैं, काम करते हैं, और इंडिया इसका आपको मेंबर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अभी फीफा वर्ल्ड कप कंप्लीट हुआ, तो ही हमने टॉपिक जो पढ़ा काफी होलिस्टिक वे में पढ़ा, आपको समझ में आया होगा। अभी क्या गला मेरा थोड़ा सा खराब चल रहा है 8-10 दिन से, तभी जुकाम की वजह से, तो अभी आवाज थोड़ी सी आपको थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं लग रही होगी, ऐसा मैं समझ पा रहा हूं। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर बाकी टाइम में आपको 2-4 दिन में सही हो जाएगा, तो आप इसको फिर आप रेगुलरली देख सकते हैं। दूसरी बात, फीफा वर्ल्ड कप के 12 अभी कंप्लीट हुआ कतर में। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को बीट करके क्या किया, फाइनल को जीता। ठीक है, तो हम इसको कुछ बेसिक्स पढ़ लेते हैं। आपको कभी कभी किसी न किसी एग्जाम में आपको प्रश्न बन सकता है। अक्सर यूपीएससी ने पिछली बार स्पोर्ट्स से 2 क्वेश्चन पूछ लिए थे। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम फीफा के बारे में पढ़ लेते हैं। अब यूपीएससी में भी आप चांस है, लेकिन स्टेट पीसीएस में तो आपको एक न प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब होता है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, मतलब इंटरनेशनल एसोसिएशन फुटबॉल फेडरेशन इसको बोलते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी है। फुटबॉल्स बीच फुटबॉल फुटसॉल इसमें आपको देखने को मिलेगी। 1904 में इसको फाउंड किया गया। इंटरनेशनल कंपटीशन अमंग जब था कब, बेल्जियम, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और स्विट्जरलैंड में इंटरनेशनल कंपटीशन हुआ इनके मत, तब आपको 1904 में इसको फाउंड हमको देखने को मिला। अभी आपको 211 इसको नेशंस आपको इसमें एसोसिएशन देखने को मिलेंगे। 6 रीजन से आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कैफ मतलब अफ्रीका, AFC मतलब एशिया ऑस्ट्रेलिया, UEFA मतलब यूरोप, ठीक है, कॉनकाकेफ मतलब नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका कैरेबियन, और OFC मतलब ओसेनिया, कैनम्बोल मतलब साउथ अमेरिका, और इसका आपको हेडक्वार्टर आपको ज्यूरिख मतलब स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। तो आपको पीसीएस में आपको हेडक्वार्टर से ही प्रश्न आपको पूछ लेंगे, और मेंबर से आपको प्रश्न और कब फाउंड हुआ, तो ये आपको पीसीएस में आपको देखने को मिलेगा। दूसरी बात, जब 2022 में कतर में हुआ, तो आपको 22 एडिशन आपको इसमें देखने को मिला कतर में। ठीक है, इसको 2010 में कतर को मिला कि आप 2022 में इसको होस्ट कराएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये फर्स्ट वर्ल्ड कप है किसका, फीफा का, जो आपको अरब वर्ल्ड और मुस्लिम वर्ल्ड में आपको इसको होस्ट होते हुए आप देख सकते हैं। ठीक है, इसकी एस्टिमेट कॉस्ट आपको देखने को मिली $220 बिलियन के आसपास, और इसमें अभी 32 पार्टिसिपेटिंग टीम हमको देखने को मिली। लेकिन 2026 में जब होगा ये कनाडा अमेरिका में, तब आपको 48 टीमें आपको देखने को मिलेगी, और हो सकता है इंडिया भी आप इसमें टीम को अपनी को शामिल करें। ठीक है, इस बात को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ल्ड कप 2026 में होगा कनाडा, मैक्सिको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। ठीक है, अब इसमें कुछ अवार्ड होते हैं। पहला अवार्ड हम बोलते हैं गोल्डन बूट, दूसरा गोल्डन बॉल, और तीसरा गोल्डन ग्लोव। तो गोल्डन बूट का अवार्ड फ्रेंच प्लेयर है उनको मिला गया, कैलियान बेपे, तो इनको मिला। ठीक है, इसके अलावा जो गोल्डन बॉल का अवार्ड है कैप्टन लियोनेल मेसी को मिला, और गोल्डन ग्लोव का अवार्ड आपको एमिलियानो मार्टिनेज को मिला, जो कि अर्जेंटीना से आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो 1904 में हुआ। 1930 में आपको अरुग्वे देखने को मिला, इटली में देखने को मिलेगा। अब आपको एक चीज इसमें देखने को मिल होगी कि 1938 के बाद सीधा 1950 में हुआ, और 4 साल के अंतर में आपको ये होने को देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है 1942 में नहीं हुआ होगा, 1946 में नहीं हुआ होगा। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वार सेकेंड के कारण ये फीफा का वर्ल्ड कप नहीं हुआ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, 2 बार ये आपको देखने को नहीं मिला। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण चीज है। चलो आगे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स चर्चा में है अभी। ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ एग्रीकल्चर लेबरर, और जो ग्रामीण लेबरर है मतलब कि रूरल लेबरर, उनके लिए नवंबर मंथ का
इसको जारी किया गया और इसमें ये पाया कि इसमें 8 पॉइंट का आपको इंक्रीज देखने को मिला। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। मेजर राइज आपको फूड ग्रुप में आपको देखने को मिला, जैसे प्राइस ऑफ राइस है, व्हीट आटा है, ज्वार, बाजरा, पल्सेस, मीट गोट, मस्टर्ड और मिल्क, घी, अनियन, मिक्स स्पाइसेस, टी। तो इसमें आपको मेजर राइजेस आप हमको देखने को मिला, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तमिलनाडु ने टॉप किया, हिमाचल प्रदेश ने क्या किया, इसको बॉटम में देखने को मिला और मैक्सिमम इंक्रीज हमको बिहार में देखने को मिला और मैक्सिमम डिक्रीज आपको असम में देखने को मिला। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके अलावा पॉइंट टू पॉइंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन आपको CPIAL और CPIRL 6.87 6.99% के आसपास नवंबर 2022 में आपको देखने को मिला। इस AL का मतलब है कंज्यूमर प्राइड इंडेक्स एग्रीकल्चर लेबर और इसका कंज्यूमर प्राइड इंडेक्स रूरल लेबर। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, अब हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो पढ़ लेते हैं। CPI एक कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जिसमें हम प्राइस को क्या करते हैं, कंक्लूड करते हैं, उनके बारे में जानकारी लेते हैं और रिटेल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, घरेलू जो महंगाई दर है उसकी बात करते हैं कि कितना इसमें इजाफा और आपको कमी देखने को मिली। ठीक है, और यही सबसे मेन टारगेट हमको देखने को मिलता है RBI का। ठीक है, कि हमको सबसे ज्यादा RBI का जो फोकस रहता है कि जो महंगाई दर है, इन्फ्लेशन है, उसको कम से कम रखा गया है, मतलब कि 2 से 6 की रेंज में हमको RBI को इसको इस रेंज में महंगाई को रखना पड़ता है। मार्केट बास्केट में आपको CPI कैलकुलेट रहता है, फिक्स लिस्ट ऑफ आइटम इंक्लूड रहते हैं जिसमें फूड रहता है, हाउसिंग रहते हैं, अपरेल्स रहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल केयर, एजुकेशन आदि चीजें इसमें शामिल रहती हैं। और CPI WPI से जो होलसेल इंडेक्स रहता है उसमें डिफरेंट चीजें हमको देखने को मिलती हैं। CPI में गुड्स और सर्विस रहती हैं, जबकि होलसेल इंडेक्स में आपको केवल गुड्स का आपको कैलकुलेशन देखने को मिलेगा। CPI आपको 4 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर के लिए, रूरल लेबरर के लिए और CPI फॉर अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय के लिए। तो इस 4 कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको किसके द्वारा डेटा को जारी किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा। CPI UNME मतलब कि अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉय का डाटा कलेक्ट किया जाता है, जबकि जो अदर जो 3 आपको जो इसके अलावा UNME के अलावा 3 चीजें आपको देखने को मिलेंगी, इसका डेटा आपको लेबरर ब्यूरो के द्वारा काउंट मतलब कि कलेक्ट किया जाता है, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के तहत काम करते हैं, मतलब इनके द्वारा इसको जारी किया जाता है, जबकि जो केवल इसका जारी किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद आपको इसको बेस ईयर के आधार पर हम जो जारी करते हैं, जिसमें किसी ईयर को 100 मान लिया। अब 100 में मान लो 10 रुपए का इजाफा हुआ तो 110 हो गया, तो उसमें 10% का इजाफा हमको देखने को मिला। तो अगर आपको इन्फ्लेशन कैलकुलेट करना है तो कुछ ना कुछ आपके पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए, मतलब बेस ईयर आपको देखने को मिलनी चाहिए। अगर बेस ईयर आपके पास होगी तो आसानी से किसी न किसी महंगाई को आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, तो बेस ईयर आपको जो इंडस्ट्रियल वर्कर है उसकी आपको 1982 देखने को मिलेगी और एग्रीकल्चर जो लेबरर है उनको 1986-87 देखने को मिलेगी और रूरल जो लेबरर है उसकी 1984-85 आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी बेस ईयर आप ध्यान रखेंगे। बाकी की 2011-12 बेस ईयर हमको देखने को मिलेगी। जो अदर इंडेक्स हम जारी करते हैं, जैसे होलसेल प्राइस इंडेक्स जारी करते हैं, ठीक है, तो इनकी बेस ईयर आपको 2011-12 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। अब 2 इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलती है। एक तो आपको देखने को मिलेगी कौन सी, हेड इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, और दूसरी आपको कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि इसमें बहुत कोर वाली चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसमें से हम हटा देते हैं किसको, फूड और फ्यूल को। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि इनकी जो प्राइस है काफी वोलाटाइल हमको देखने को मिलती है। इनकी रेट हमको जो इंटरनेशनल मार्केट है, जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है उसके आधार पर तय करते हैं। तो इसमें आपको उतार चढ़ाव काफी अधिक लेवल पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कोर इन्फ्लेशन में से अगर हम फूड और फ्यूल को हटा दें, किसमें से, हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, तो उसको बोलते हैं हम कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, इस बात को आप
ध्यान रखेंगे। और हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये फूड और फ्यूल आपकी चीजें क्या होंगी, शामिल रहेंगी, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूड फूड एंड फ्यूल आइटम फ्रॉम हेडलाइन इन्फ्लेशन, मतलब हेडलाइन इन्फ्लेशन में ये दोनों चीजें शामिल रहती हैं, जबकि कोर इन्फ्लेशन में ये दोनों चीजें शामिल नहीं रहती। इसका रीजन ये है कि इनका जो प्राइजों में जो उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा, वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी, वो काफी अधिक है। ठीक है, तो इस आधार पे हम इसको बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन। तो कोर इन्फ्लेशन की जो स्थिति है काफी अच्छी आपको देखने को मिलेगी, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आपको जो पीटी उषा जी है, उनको जो राज्यसभा की मेंबर तो है, इनको नॉमिनेटेड किया गया। अब इनको क्या किया गया है, पीटी उषा फर्स्ट नॉमिनेटेड मेंबर है इन हिस्ट्री, मतलब इतिहास में, जो राज्यसभा के जो 22 चेयरमैन का जो पैनल हमको देखने को मिलता है हाउस में, उसमें आपको इनमें नॉमिनेटेड किया गया है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है जब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन अनुपस्थित रहते हैं, मतलब कि अबसेंस रहते हैं, तो इनकी अनुपस्थिति में कौन काम करता है, ये पैनल। तो पैनल के अंतर्गत अब किसको लाया गया है, पीटी उषा को। तो पीटी उषा भी अब हाउस की जो प्रोसेसिंग है उसको संचालित कर पाएंगी, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। प्रेसिडेंट क्या करते हैं, राज्यसभा में जो 12 मेंबर हैं उनको नॉमिनेटेड करते हैं, ज्ञान के आधार पर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के आधार पर, आर्ट में, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस के आधार पर। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, फिफ्थ स्कॉर्पियन जो क्लास की सबमरीन है, वो जिसका नाम बागीर है, और इसको अभी डिलीवर कर दिया गया है, कहा, नेवी को। तो इसको प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत जो स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन है उसको डेवलप किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आपको 6 सबमरीन देखने को मिलेंगी, जो है इंडियन आईएनएस कलवारी, आईएनएस खांदेरी, आईएनएस बागीर, आईएनएस करंज, आईएनएस बेला और आईएनएस बागसीर। ठीक है, तो इनका नाम आप याद रखेंगे। ठीक, और ये इंडिया और फ्रांस के कोलैबोरेशन से इनका विकास हो रहा है। इनको डेवलप कौन कर रहा है, मजगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर लिमिटेड। ठीक है, ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। एंटी वारशिप है, एंटी सबमरीन ऑपरेशन, ये आसानी से चला सकती हैं, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इनके नाम आप याद रखेंगे। और प्रोजेक्ट 75 क्या है, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा बात, हमारा जो राज्यसभा है, अपर हाउस है, वहां पे रूल्स 267 चर्चा में है काफी दिनों से। और ये क्यों चर्चा में है, अभी जो चाइना और भारत का तवांग रीजन में विवाद और डिस्प्यूट हमको देखने को मिला, उसके मुद्दे को लेकर जो अपोजिशन लीडर है, अपोजिशन पार्टी के जो लोग हैं राज्यसभा में, वो ये चाह रहे हैं कि रूल्स 267 के तहत इंडिया और चाइना का जो सिचुएशन है बॉर्डर का, और वर्तमान में डिस्प्यूट हमको देखने को मिला, उसके आधार पर चर्चा हो। ठीक है, इसका मतलब है कि एनी मेंबर अगर चेयरमैन से कंसेंट ले ले, उनकी सहमति हो, और हमको राज्यसभा में किसी अर्जेंट इशू के बारे में जो कि पब्लिक इंपोर्टेंस का इशू हो, तो वो व्यक्ति, वो राज्यसभा का मेंबर चेयरमैन की कंसेंट के बाद लोक जनहित के लिए किसी भी मुद्दे को वो वहां पे उठा सकते हैं, और बाकी जो उस राज्यसभा के जितने भी काम होंगे वो क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। तो ये इसका मेन मतलब है। अब इसमें राज्यसभा के जो अपोजिशन के लीडर हैं वो कह रहे हैं कि माननीय, आप रूल 267 के तहत आप इंडिया चाइना इशू पे हमको बात करने दीजिए, और जो 22 जो आपको चेयरमैन देखने को मिलेंगे उनने अपोजिशन लीडर की इस बात को रिफ्यूज कर दिया। ठीक है, इतनी सी न्यूज है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। और इसको संविधान में कहीं मेंशन नहीं किया गया है, इसको जो हमारे राज्यसभा के जो रूल हैं उसमें मेंशन किया गया है, जो कि रूल बुक कहती है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है।
ठीक है, ऐसे लिखा है ना कि नो अदर सस्पेंशन ऑफ अदर बिजनेस डे। इसके द्वारा जितने भी सस्पेंशन है वो जितने भी बिजनेस है वो सारे क्या हो जाते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं अगर इस रूल के तहत सदन में क्या होती है, चर्चा हो जाती है। और इसमें गवर्नमेंट को रिप्लाई करना पड़ता है अंडर द रूल 267 अगर इसमें डिबेट होती है तो। एक बात और महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, दूसरी बात, हमारी जो संसद है उसका 11 बजे से चालू होकर 6 बजे तक चलती है। 11 से 12 के बीच में आपको क्वेश्चन हावर देखने को मिलेगा जिसमें आप तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं, अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। फिर 12 से 1 में आपको 0 आवर देखने को मिलेगा, 1 से 2 में लंच होगा और 2 से लेकर 5 तक आपको राज्यसभा बैठेगी, इसमें कानून बनेंगे, बजट पास होगा, चर्चाएं होंगी। और उसके बाद 2 से 6 के बीच में आपको लोकसभा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जारी किया गया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड सोशल प्रोग्रेस, और इसको रिलीज किया गया है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल प्राइम मिनिस्टर, जो प्राइम मिनिस्टर की हमारी आर्थिक सलाहकार परिषद होती है उसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया गया है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके तहत 3 बेसिक जो डायमेंशन है उन पे बात की गई है। पहली बात तो बेसिक जो ह्यूमन नीड है उनके बारे में बात की गई, फंडामेंटल्स ऑफ वेलबींग की बात की गई और अपॉर्चुनिटी की बात की गई। बेसिक नीड में जैसे आप जानते हैं न्यूट्रिशन, बेसिक मेडिकल केयर, वाटर, सैनिटरी, शेल्टर, पर्सनल सेफ्टी, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, एक्सेस टू बेसिक नॉलेज, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, हेल्थ वेलनेस, environment quality, opportunity, personal right, personal freedom and choice, inclusiveness और access to एडवांस एजुकेशन। तो इनके सारे आपको ये बातें याद नहीं रखनी है, आपको मोटे मोटे तौर पर 3 आपको डायमेंशन याद रखने हैं। कौन कौन से, बेसिक ह्यूमन नीड्स, फाउंडेशन ऑफ वेलबींग और अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इंडिया की इसमें आपको रैंक देखने को मिलेगी 110। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और कौन सी कंट्री ने टॉप किया है ये अक्सर पूछते नहीं है, तब भी हम देख लेते हैं। एसपीआई में जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट और यूटी आपको पांडुचेरी, लक्षद्वीप, गोवा देखने को मिलेंगे। टॉप 3 परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट आपको शिमला, एजवॉल जो कि मिजोरम में है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो बस इतना ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद नहीं रखने हैं, बस ये याद रखना है किसने जारी किया और इसके डायमेंशन क्या है। दूसरा, सैपा हिजला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है जो कि त्रिपुरा में आपको देखने को मिलेगा, ये आपको इधर है, बस इतना ध्यान रखेंगे। इसकी जो मेजर फ्लोरा आपको डेसिडियस टू सेमी एवरग्रीन आपको फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, अर्ध सदाबहार वन इनको बोलते हैं, इधर आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, कहाँ है, त्रिपुरा में। बस अरनाला चर्चा में है। अरनाला क्या है, इंडियन नेवी के लिए एक जो कि लार्सन टूबो जो कुट्टापुल्ली चेन्नई में है वहां पे इसको डेवलप किया गया, इसको लॉन्च किया गया और इसको फर्स्ट ऑफ 08 इंटू एसडब्ल्यूसी प्रोजेक्ट के तहत इसको लाया गया और इसको रिप्लेस किया गया अवाया क्लास ASW शिप्स ऑफ इंडियन नेवी के द्वारा से, मतलब कि अरनाला को अवाया के स्थान पे लाया गया। अभाया क्या है, हमने कि अरनाला क्या है, एक आइलैंड है जो कि हमको महाराष्ट्र में नॉर्थ ऑफ बसाई में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसको किसने बिल्ड किया है, गार्डन रीच शिप बिल्डर इंजीनियर कोलकाता के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन आप याद रखेंगे। इसके अलावा आपको इंडियन नेवी सबमरीन्स आपको देखने को मिलेगी कलवारी क्लास की, जो कि हमने स्कॉर्पियन टाइप की पढ़ी, कलवारी, खांदेरी, बाकी 4 और थी, कमेंट करके बताएंगे, अभी पढ़ा है। फिर आपको सिंधु घोष, सिंधु क्लास की सिंधु घोष, सिंधु रत्ना, सिंधु विजय आपको देखने को मिलेंगी। फिर आपको शिशुमार क्लास में INS शिशुमार, साल्की देखने को मिलेगी, शानखुश, शानकुल देखने को मिलेगी। सिंधु घोष में आपको INS सिंधु ध्वज देखने को मिलेगी, सिंधु केसरी, सिंधु राज, सिंधु कीर्ति, सिंधु अस्त्रा, आपको ये चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, दूसरी बात, फ्रीजिंग अप मतलब कि फ्रीइंग अप जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन होता है उसको
सरकार ने कहा है कि हमको अगर एनर्जी सिक्योरिटी चाहिए तो इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए, ताकि हम अपना जो ऑयल का जो प्रोडक्शन है, एक्सप्लोरेशन है, उसको बढ़ा सकें। ठीक है, इसको रिलीज किया है 99% ऑफ EEZ तक। तो EEZ हमारा कहां तक होता है, यहां तक 200 नॉटिकल माइल तक। जैसे ये हमारा कोई रीजन है तो यहां से लेकर यहां तक आपका EEZ रहता है। अब 99% तक हम क्या कर सकते हैं, अपना ऑयल का क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहां से एक्सप्लोरेशन यहां से हम कर सकते हैं, इसलिए चर्चा में था। ठीक है, 200 नॉटिकल माइल का मतलब होता है 370 किलोमीटर। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सबसे पहले आपको टेरिटोरियल सी देखने को मिलेगा, उसके बाद जैसे 12 नॉटिकल माइल तक टेरिटोरियल सी, 24 नॉटिकल माइल तक आपको कंटिन्यूस जोन देखने को मिलेगा, और 200 नॉटिकल माइल तक आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन देखने को मिलेगा। अब इसको कितना कर दिया है, 99% तक। और इसके बाद आपको हाई सी देखने को मिलेगा, जिसमें अंतरराष्ट्रीय लॉ और नियम क्या रहते हैं, लागू होते हैं, जो कि यूएन की एक संस्था है जिसको बोलते हैं अनक्लॉज, इसको कभी कभी बोलते हैं ट्रीटी ऑफ सी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, डोकरा मेटल क्राफ्ट चर्चा में है। बंगाल पे, वेस्ट बंगाल में काफी फेमस रहते हैं। लाल बाजार इसके लिए क्या बन गया है, हब बन गया है। और ये आपको 500 हजार से पुराने भी इसकी हिस्ट्री हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, लॉस्ट बैक्स कास्टिंग टेक्निक के द्वारा इनको बनाया जाता है। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में एक महिला की जो मूर्ति हमने देखी, वो भी इसी टेक्निक से बनी हुई। तो ये टेक्निक काफी पुरानी है। ठीक है, बस इतना ध्यान रखेंगे। आपसे पूछा जाएगा डोगरा मेटल क्राफ्ट कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।